Hello students, this is Krishna and you are most welcome, and today's topic is electric field and not cricket field, electric field capital E वेक्टर क्वांटिटी है ये और सॉरी आज हम डिस्कशन करेंगे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ई से ही डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और नंबर थर्ड एक छोटा सा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये कूलम्ब्स लॉ जब कराया था उसके बाद इसको कराते हैं और वहां से ही इसका बेसिक है, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ में भी अप्लाई होता है। प्रिंसिपल तो छोटा सा है लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। ये कूलम्ब्स लॉ में है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी उसमें भी होता है और स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि पोटेंशियल है, आगे वाले चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें अप्लाई होता है। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे लास्ट में जो कि इस तरह के होंगे जिनमें वैरायटी हो और एक जैसे ना हो, थोड़े से ट्विस्ट हो उसमें। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? इसको मैं ऐसे बोलूं, जस्ट लाइक अ पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो आप बोलेंगे सर ये इसमें ये पर्सनैलिटी कहां से आ गई, ह्यूमन बीइंग कहां से, इंसान कहां से आ गया? यस, ऐसा ही है। जैसे हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, मैं खड़ा हुआ हूं, मेरा जो भी नेचर है और ये बाहर से जैसा भी नजर आ रहा हूं, ये पर्सनैलिटी है। तो इसी तरह से हर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी की पर्सनैलिटी है। और वो किसकी पर्सनैलिटी है? वो रिस्पेक्टेड और माननीय टर्म है CHARGE, चार्ज। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पर्सनैलिटी ऑफ चार्ज। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे एग्जाम में लिख करके आए, ये तो सिर्फ थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हमने पहला वर्ड यही लिखा है, पर्सनैलिटी ऑफ चार्ज। इस ओके। अब सेकंड पॉइंट लेते थे कि पर्सनैलिटी होती है तो उसका इंप्रेशन भी होता है। इंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, जिसको अट्रैक्शन या रिपल्सन कहें। फॉर एग्जाम्पल आपके दो टीचर हैं, मान लीजिए आपका एक लेक्चर है, मतलब आप ग्राउंड में हैं, आपका गेम्स का पीरियड चल रहा है, वहां पर आप खड़े हुए हैं और एक टीचर आता है, तो आप देख एकदम से खुशी से भर जाते हैं और कहते हैं अरे सर सर आ गए, आइए आइए। और एक टीचर आते हैं तो आप अचानक अलर्ट हो जाते हैं, अरे वो सर आ रहे हैं, चलो। अब पता चला कि आप गेम्स का पीरियड छोड़ करके क्लास में भाग जाते हैं। इसका मतलब दोनों पर्सनैलिटी में कुछ डिफरेंस है, इंप्रेशन अलग अलग है, एक का अट्रैक्शन का है और एक का रिपल्सन का है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के अकॉर्डिंग होता है ना। यानी कि ऐसे मान के चलिए कि कोई चार्ज है तो वो इंप्रेशन डालेगा दूसरे चार्ज पर, या तो रिपल्सन का डालेगा या अट्रैक्शन का डालेगा। ये जैसे मान लीजिए Q1 कोई चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, तो फिर इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। और थर्ड इसका पॉइंट है रेंज। हर पर्सनैलिटी की एक रेंज होती है। रेंज से मतलब है, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए सेलिब्रिटी हैं जैसे शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जहां भी जाएंगे क्राउड हो जाएगा, इनको इंडिया में जानते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जानते हैं, तो इनकी रेंज है पर्सनैलिटी की। और कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी हो तो उसको इंडिया में भी नहीं ठीक तरह जानते होंगे। तो ये पर्सनैलिटी की रेंज है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी रेंज होती है और ये रेंज इन्फिनिटी तक होती है। हालांकि डिस्टेंस के साथ साथ ये कम होती चली जाती है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो उधर इसकी वैल्यू जो है जीरो को अप्रोच करेगी, है ना, वीक होता चला जाता है। तो ये सब एक बार को इस पर ड्रॉ करते हैं साइंस के लैंग्वेज में ही। देखिए सबसे पहले हमने कहा
मान लीजिए ये चार्ज है ना, ये प्लस क्यू, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा। आप बोलेंगे सर ये लाइन क्या बना रहे हैं, तो ये लाइन कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आगे टॉपिक है, उस समय क्लियर होंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। जैसे ये आपका सीलिंग है, लेंटर पड़ा हुआ है, तो लोहे की रॉड, आयरन रॉड डली होंगी ना इसमें, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं। और ये भी समझिए कि ये सब दिखाई नहीं देता, ये सब इनविजिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनविजिबल है। अच्छा, प्लस का तो ये ऐसे मान लो अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसका उल्टा हो मान लीजिए माइनस का है, तो फिगर तो यही बनेगा, लेकिन ये सॉरी, इसके एरो उल्टे लगेंगे, मतलब टुवार्ड्स, इसकी तरफ आएंगे। यदि ये माइनस क्यू है तो एरो इस तरह से लगेंगे, टुवार्ड्स द चार्ज, या आउटवर्ड भी बोल सकते हो इसको इनवर्ड भी बोल सकते हो। और इसकी रेंज हमने बताई थी, इन्फिनिटी होती है, मतलब इसको ई से डिनोट करें तो रेंज तो इन्फिनिटी है, लेकिन ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इसका है ना, कमजोर होता जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हम मिला दें मान लीजिए, और इसकी डेफिनेशन बनाएं, तो क्या होगा, एक तरह से ये इनविजिबल रीजन है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड is invisible of a charge, invisible region where, अब ये क्या है, एक ऐसा रीजन है कि कोई दूसरा चार्ज हो, जैसे मान लीजिए कि ये Q है, प्लस Q, और ये दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज ले लिया मान लीजिए, तो इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा, वेयर अ फोर्स applied on other charge by the given charge when other charge entered in this region। देखिए इसमें मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल रीजन है किसी दिए हुए चार्ज का, और उस पर उसका इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि कोई दूसरा चार्ज, ये Q हो, Q नॉट हो, इसके रीजन में यदि एंटर करता है तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, सिंपल है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि यहाँ पर हम ज्यादातर टेस्ट चार्ज लेते हैं। और टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन किया था, टेस्ट चार्ज क्या है, एक बहुत ही माइन्यूट, इतना छोटा होता है। पहली बात तो ये पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना है ना, ये नेगेटिव नहीं होता। जैसे ये वाला चार्ज ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव होगा। तो टेस्ट चार्ज इतना माइन्यूट, इतना छोटा होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो फिर ये है कि इससे ये सुविधा रहती है कि ये इस पर तो कोई इंप्रेशन डालता नहीं है, ये इस पर डालता है। और ये इतना छोटा होता है कि आप अक्सर ये देखोगे
कि कहीं पर इसकी डेफिनेशन में इस तरह से भी लिख देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। इसका मतलब है कि ये मतलब जीरो जैसा होता है या जीरो की तरफ अप्रोच करता है, बहुत ही कमजोर होता है, जैसे मच्छर मान लीजिए एक तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक बार इसको समझ लें फिर दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की एक पर्सनैलिटी की तरह होता है। उसका अपना एक इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन से मतलब ये ऐसा इनविजिबल रीजन है जो दूसरे चार्ज पर, जो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आया तो ये तुरंत उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का। और वो फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ चलता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब दूसरा टर्म लेते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपका कोई झगड़ा हो गया कहीं मार्केट में, और किसी झगड़े में अब जो दूसरा वाला है उसने आपको स्लैप कर दिया तो आपको काफी तेजी से लगेगी। और घर पर कोई बात होती है, जैसे मदर आपकी चाटा मार दें तो वो थप्पड़ आपको बहुत धीमे लगता है। तो आप बोलोगे ना कि सर अरे वो तो, है ना, दोनों का मतलब समझ में आ गया, वो बहुत तेज लगा और ये बहुत कम, क्योंकि मदर थी। तो मदर का तो ये है ना कि कितना भी तेजी से मारे लेकिन उनका प्रेम उसमें शामिल होगा। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, कम और ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो इसको लेते हैं अब। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और इसको भी ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही, उसी की वैल्यू है। और जैसे ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज है क्यू, और इसका ये फील्ड है, और यहां पर ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये इमेजिनरी होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। ये इमेजिनरी होता है और ये हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है और काफी छोटा होता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लेजेबल होता है। ये सारी चीजें पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अब ये इस पर अपना इंप्रेशन डालेगा, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये तो बहुत छोटा है तो ये चिल्लाएगा कि भाई मुझ पर फोर्स अप्लाई कर दिया, मेरे सर पर फोर्स है। ऐसे मान लीजिए ये फोर्स है और ये इसके सर पर आ गया, इसी को बोलोगे आप इंटेंसिटी। यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यही है, इंटेंसिटी यही है। जब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स और टेस्ट चार्ज पर ये जो फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इसका यूनिट ले लीजिए, एफ का क्या होता है न्यूटन, और इसका कूलम, और इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल देते हैं। और एम के ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है तो ये ले लीजिए, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, और कूलाम के लिए एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। नहीं, एम्पियर इंटू सेकंड होता है, 80 होता है ना। तो इसका हो जाएगा ये तो इसको सेट करोगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -3 और एम्पियर, ये यूनिट हो गया इसका।
इसी यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसको बना सकते हैं, इसका m l t टू द पावर -3 और a टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, जब डायमेंशंस का मैं चैप्टर करा था कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन कैसे कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, ये यदि आप यहाँ पर इस तरह से ये लगा दें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दें तो ये इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका निकाला जा सकता है। और ये हमको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको याद रखिए, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए है केवल, है ना, क्योंकि आगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ में पढ़ेंगे कि बहुत सारे चार्जेस के लिए ये हमको फाइंड आउट करना पड़े तो किस तरह से निकालते हैं ना। तो ये सब तो हो गया, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब इसके अलावा अब नंबर 3 पर ले लेते हैं सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ जैसा मैंने बताया वो कूलम्ब्स लॉ में हम उसको डिफाइन किया था, और यहाँ इसके लिए भी कर देते हैं। उसका मतलब होता है, जैसे इसी को लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर मल्टीपल चार्ज। इसको मैं कूलम्ब्स लॉ से आपको समझा देता हूं। जैसे कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था कि ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इसमें फोर्स अप्लाई होगा रिपल्सन या अट्रैक्शन का। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई ये तो दो चार्ज हैं, दो से ज्यादा चार्ज हो, मान लीजिए एक चार्ज ये है और दूसरा है, फिर तीसरा है ना, ऐसे बहुत सारे Q1 Q2 Q3, इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं, उससे आप समझ पाए। जैसे मान लीजिए ये Q चार्ज है और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 और Q3, इस तरह से, और Q4। तो अब ये सारे चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, यदि हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें। यहाँ पर अभी फोर्स निकाल रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो F आपने पढ़ा, F नॉट क्या होगा, हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे दो दो के। जैसे एक पेयर ही हो गया, इस पर अप्लाई कर दीजिए K Q इंटू Q1 अपॉन R। मान लीजिए ये R1 है तो R1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से F2 निकालिए, इसको F1 मान लीजिए। नेट फोर्स तो बाद में आएगा, पहले इंडिविजुअल ये सब निकाले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि F1 आ गया, F2 ये वाला, इसमें Q और Q2 आ जाएंगे, K Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से ये हो गया F2, और ऐसे ही आप F3 निकालिए, F3 में ये आ जाएंगे Q और Q3, तो K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। ये मान लीजिए R2 है, ये R3 है, ये R2, ये R3 और ये R1। एक हटा दिया, 3 ही ले लें मान लीजिए। तो अब ये है कि इनका जो नेट फोर्स क्या होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो F1, इन सबको ऐड कर दीजिए। लेकिन याद रखिए ऐड करने में ये वेक्टर सम है, स्केलर सम नहीं है, इसमें डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट करेंगे, है ना, तो ये वेक्टर सम है।
जैसे ये फोर्स के लिए अप्लाई होता है उसी तरह इंटेंसिटी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है इसके लिए भी अप्लाई होगा ये, यानी कि E इज इक्वल टू E1 E2 E3 इस तरह से वेक्टर सम। इसी तरह से आगे जैसे पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है ये उस समय हम डिफाइन करेंगे, वैसे समझने के लिए बस इतना मान लीजिए लेवल ऑफ चार्ज को कहते हैं। तो उसमें ये V से डिनोट करता है, B1 B2 और B3 हो जाएगा उनके फॉर्मूले। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स या इंटेंसिटी निकालनी है तो वो दोनों का जो मतलब जितने भी चार्जेज हैं उनके साथ में जो अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस या इंटेंसिटी है उनका वेक्टर सम कर देते हैं। अच्छा, ये सब ज्यादा समझ में आएगा, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा काम में आता है। तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कराते हैं तो शायद आप समझ पाओ, एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले इन फॉर्मूले को लिख लेते हैं जो काम में आने वाले हैं। एक तो E का फॉर्मूला है F अपॉन क्यू नॉट, ये अभी जो स्ट्रेंथ का है। मेन फॉर्मूला तो यही है। चलिए न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये समझ लीजिए, न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि हमारा एम यह है कि वो न्यूमेरिकल्स इस तरह के हों जो सीधे सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है ना, उसको देखते ही आपने कहा ये तो बस, तो ऐसे नहीं, बल्कि थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए जिससे कि वो आपको हेल्प करें, नीट में भी करें, JEE में करें, या फिर आपका जो बोर्ड का एग्जाम है, क्योंकि बोर्ड का भी पेपर अब 2-3 ईयर्स से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। वो ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, घुमा फिरा के देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 1, अ चार्ज पार्टिकल of Q produces an electric field E at a distance of 3 मीटर from it। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, इससे 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए है, और यहां से ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू इन्होंने ई दी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि एक और कोई पॉइंट बताइए, यहां मान लीजिए जैसे बी है। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4। मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ बी है, और इनका कहना है कि यहां पर ये E/4 है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर होगा इससे, है ना, डिस्टेंस पूछा है। मतलब इसके दो पार्ट कर लीजिए, इसको चाहो तो इसमें समझ लो या अलग से बना लो। तो सिंपल है, दोनों बार फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जैसे पहले वाले में करिए। ई दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला क्या है, के या 1/, लिख लीजिए पूरा, 1/4πε0 क्यू अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। तो क्यू तो ये दिया हुआ है, और R² की जगह R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, R = 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
कि इसका 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड टाइम में ये कह रहा है कि E/4 होनी चाहिए, तो उसके लिए ले लीजिए E/4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तो चेंज हुआ नहीं, वही है, और आर आपको पता ही नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। तो उसको सपोज मतलब मान लीजिए कि एक्स है, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। तो अब ये सिंपल ये है कि दो इक्वेशन दिए, दोनों की हेल्प से जो है वैल्यू निकालने एक्स की। कैसे कि आप इसको 4 को हटा दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहां ले आइए, तो अब ये दोनों वैल्यू ई की होगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होंगी। इसको लिख लीजिए दोनों को, फ्रॉम 1 एंड सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 9, और ये 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है ना, ये तो सब एक जैसा ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 तो नहीं हुआ, ये क्यू से क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर 1/9, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। यदि ये मीटर में दिए तो ये मीटर आ गया, 6 मीटर है ना, ये आंसर आ गया। और इसमें कॉमन सेंस की बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ वीक होता चला जाता है। चूंकि यहाँ पर ई था, यहाँ पर E/4, यानी कि 25% कम हो गया। तो ये कम कब होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। कोई दो चार्जेस दिए हैं, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम। देयर आर टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम and -10 माइक्रोकूलम separated by 10 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट मान लीजिए एट प्लेस्ड, ऐसे लिख दीजिए, प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है, मैं साथ साथ इसका फिगर बनाते जा रहा हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, और इस पर ये चार्ज रखे हुए हैं 10 माइक्रोकूलम और ये -10 माइक्रोकूलम, और इनका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कहते हैं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB from 12 centimeter from the middle point of AB। मतलब कहने का ये है कि इनका कहना है कि ये जो दो चार्ज हैं और इनको मिलाने वाला जो AB ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसको आधा करो 90 डिग्री पर, इस तरह से। थोड़ा मेजरमेंट में जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आगे जगह नहीं है। ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर भी हो गया यानी 90 डिग्री भी हो गया, और ये जो है इसको आधा हाफ कर रहा है बाइसेक्टर। इस पर 12 सेंटीमीटर दूर पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, और इस पर उन्होंने पूछा है कि भाई यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है ना।
ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है, एक आध बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए इसके लिए ये जो चार्ज है वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और ये वाला चार्ज भी अप्लाई करेगा, जिसको आपने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 और E2। तो मैंने बताया कि प्लस से जो है आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम होता है, तो E1 जो है इस तरह से काम करेगा, ये E1 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट तो आपने कर ही लिया होगा, तो इसको मैं हटा ही देता हूं क्वेश्चन को, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये E1 हो गया है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। अब ये नेगेटिव है, तो इसमें उल्टा होगा, जो एरो होगा इसकी तरफ टुवर्ड्स है ना, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो इसकी तरफ आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E जो नेट है वो E1 और E2 इसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। लेकिन अब ये इतना ही आसान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसे होते कि एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ऐड हो जाते, एक दूसरे के अपोजिट होते तो माइनस हो जाते। लेकिन ये तो इस तरह से है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? यदि ये सीधे सीधे स्केलर फॉर्म होती तो ऐड या माइनस हो जाते। वेक्टर फॉर्म के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 11th क्लास में आपको याद हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें इस तरह से बनाते थे ना, कोई दो वेक्टर हैं, एक ये है एक ये है, ये ए है ये बी है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते थे इस तरह से, और इसका जो डायगोनल होता था वो इसका रिजल्टेंट होता था। और जब कैलकुलेट करते थे तो इसका जो फॉर्मूला आता था वो ये आता था। चलिए इसको ऐसे ना करके थोड़ा और दूसरे तरीके से लो। पहले देखिए इसको ऐसे लेंगे, जैसे वेक्टर थ्योरी आपने 11th में पढ़ी थी, तो वहां उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नो, नेवर, डिवीजन कभी नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिए। वेक्टर जो ऑपरेशन है उसमें डिवीजन ऑपरेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, इसलिए डिवीजन नहीं होता। उसकी जगह पे एक होता है वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, जैसे एडिशन का मतलब जोड़ना और रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई अटैची है और आपने उसमें बहुत सारा वेट रखा हुआ है और आप हैंडल पकड़ के उसे उठाएं तो आपको आसानी से उठा लेते हैं वेट ज्यादा होने पर भी। लेकिन अभी आपको एक बॉक्स दे दिया जाए और उसमें पकड़ने की कोई खास सुविधा ना हो, आपको इस तरह से पकड़ के उठाना हो, तो आपको दिक्कत आएगी। और उसका रीजन ये होता है कि जो आपका जो फोर्स है, जब आपने अटैची उठाई तो ये इस तरह से वर्टिकल एक ही डायरेक्शन में आपका टोटल फोर्स अप्लाई हो गया, तो उसका रिजल्टेंट अच्छा आया, आपको रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन जब उसको आप बॉक्स को इस तरह से उठाएंगे तो आपका जो फोर्स है वो थोड़ा इधर लग रहा है, थोड़ा इधर अप्लाई हो रहा है, थोड़ा इधर, तो वो मतलब ब्रेक हो जाता है कई पार्ट्स में। तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन, इसीलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील नहीं होता है। तो पार्ट्स तो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस थ्योरी में 11th में आपने पढ़ा होगा कि दो पार्ट जो है उसमें मेन मान लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कॉस थीटा और साइन थीटा वाला। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से है ना, अब जैसे सीधा हो या ऐसे हो तो इतनी जरूरत रेजोल्यूशन की नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरा फोर्स या पूरा वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो काम में आ जाता है। जरूरत ज्यादा कहाँ पड़ती है, थोड़ा सा जैसे 90 डिग्री से हट करके तिरछा, जिसको सरल भाषा में कहें तिरछा, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे दो। एक हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल, यदि ये थीटा एंगल है, और ये मान लीजिए कि आर है या एफ है, आर मान लीजिए रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस के लिए, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, आर बाई जिसे बोलोगे,
और इसका टोटल इंप्रेशन है मतलब आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट कहलाते हैं। ये पुरानी थ्योरी है तो रिवाइज कर लें थोड़ा सा, तो वही सब यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए ये वाला E1 क्या है, ये तिरछा हो गया वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसको ये थीटा एंगल मान लें, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और एक हो जाएगा ये वर्टिकल E2 cos थीटा, E2 sin थीटा सॉरी। इसी तरह से इसको देखें, ये नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा है, तो इसका भी रेजोल्यूशन हो जाएगा, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये वर्टिकल वाला, इसको मैं यहां लिख देता हूं E2 sin थीटा, और एक हो जाएगा ये वाला हॉरिजॉन्टल E2 cos थीटा। तो देखिए कुल मिलाकर के ये टोटल ओवरऑल देखें तो चार इसमें वेक्टर हो गए, एक हो गया E1 sin थीटा, एक E2 sin थीटा, एक E1 cos थीटा, और एक E2 cos थीटा। मतलब रिजल्टेंट में चार हो गए ना, दो टुकड़े इसके हो गए, दो कंपोनेंट इसके हो गए, टोटल चार हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाला जो है और ये वाला ये जस्ट अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इनका इंप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन यही उठाएंगे, सर जीरो क्यों हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या वैल्यू इनकी इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा तो दोनों में, हमको E1 और E2, अब मान लीजिए हमने तो बराबर उनको मान लिया था, मान तो सकते नहीं, फाइंड आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई है मान लीजिए से, ये समझाने के लिए लिखा है केवल, तो चलिए निकालते हैं इसको नोट कर लीजिए, यहां पर मैं कर देता हूं इसको। तो देखिए E1 का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r²। इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है। क्यू देखिए ये इसकी बात हो रही है E1 की, तो चार्ज तो यही है Q, इसकी जगह 10 माइक्रोकूलम रखेंगे, 1/4πε0 और 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कर लीजिए, इसको कूलम में चेंज करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। और R कितना है, R इसमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि ये दिया था 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, और ये 12 दिया है, तो इस तरह से ट्रायंगल हो गया 12 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना पाइथागोरियन थ्योरम से, तो ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 13 आ जाएगा ये। तो इसमें 13 का स्क्वायर आ जाएगा, आज की जगह ये 13, ये लीजिए जो कि 169 हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू आ गई इसकी E1 की, E2 की निकालिए। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो आएगा ही दोनों में। Q देखिए, Q दोनों एक ही हैं, माइनस तो केवल नेचर है इसका, है ना, माइनस का मतलब वो बिहेवियर बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और R कितना है, देखिए एक जैसी ही कंडीशन है, ये भी 5 है, ये भी 12 है, तो ये 13 ही आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया स्क्वायर ऑफ 13, यानी कि ये 169 लिख सकते हैं। तो आपने देखा ना, चेक करिए दोनों इक्वल ही आए, ये कांस्टेंट दोनों में है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये भी एक जैसी है, इसका मतलब E1 इजिकल टू E2 E लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए E1 की जगह E लिख दीजिए, E साइन थीटा, इसको भी E लिखिए साइन थीटा, और ये डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यह माइनस आ जाएगा, जब ये वैल्यू रखोगे तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो जीरो आ गया इंप्रेशन पूरा, मैंने बताया ही था। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए E1 E2 तो इक्वल है, तो इनकी जगह E लिखिए, तो जब आप E यहाँ रखेंगे और E यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E cos थीटा यानी डबल हो जाएगा, 2E cos थीटा आ जाएगा, 2E cos थीटा। तो जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो 2E cos थीटा है।
तो एक बार यहां पर इसे रब करके मैं इसका बचा हुआ वो करा देता हूँ। 2e cos थीटा मतलब ई नेट जो आ रहा है आपका 2 आ रहा है और e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह 9 वही लिख दीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए। आप यहां लिखता हूं मैं e इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू है। और ये लिखिए 10 इंटू 10⁻⁻6 और 13। अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, हाँ तो जब इसको करेंगे तो पावर और आ जाएगी मीटर में, 10⁻⁻4 है ना, ये करेक्शन कर लीजिए -4। तो ये इस तरह से हो जाएगा 169 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू, अब सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू आएगी वो तो जो भी आए कैलकुलेशन आप कर लेना। कुछ इस तरह से 10⁻6 आएगा और शायद 5.1 या 5 कुछ इस तरह से आना चाहिए न्यूटन पर कूलम, है ना। ये कैलकुलेशन पर हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन करने में भी कितना टाइम लग रहा है ना, और लास्ट में जाकर के, हाँ बस ये इसकी शायद 4.1 है, जहां तक मुझे याद है 4.1 याद है ना, ये है इसका आंसर। तो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। बस यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो इस तरह से वेक्टर कोई तिरछा आ रहा है तो उसका रेजोल्यूशन करिए और दोनों का रिजल्टेंट निकालिए दो कंपोनेंट के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आंसर में थोड़ा बहुत वैसे होना तो नहीं चाहिए, लगभग इतना मुझे याद है, लेकिन बाई चांस कुछ हो तो आप देख लेना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो एक स्पेशल पैटर्न पर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके जो ये कॉर्नर है उन पर क्यू चार्ज है और इसका मान लीजिए ये स्क्वायर है तो साइड मान लीजिए ए है या कुछ भी मान लीजिए 10 मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसका जो सेंटर है इस पर आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर पर फील्ड स्ट्रेंथ निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ई की वैल्यू, ई नेट निकालिए एट द सेंटर ओ। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा सिस्टम अप्लाई होगा। देखिए पहले तो इसका डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है सभी, तो पॉजिटिव चार्ज से जो है इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम होती है, दूर की तरफ। इससे होगा वो इधर और इससे होगा इधर, है ना, ऐसे। अच्छा वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला ये है, जैसे मान लीजिए हम एक पेयर इसकी बात कर रहे हैं केवल, है ना, E1 मान लीजिए इसे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q तो Q है और R मतलब डायगोनल है या डायगोनल का आधा है। तो ये स्क्वायर का रूल है, प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि यदि स्क्वायर है उसकी साइड है और डायगोनल है तो उनका रिलेशन होता है √2। √2 से मतलब है डायगोनल बड़ा है, साइड दी है, डायगोनल ये फाइंड आउट करना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसा इसमें है, साइड कितनी है, साइड है 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर। और यदि उल्टा हो, डायगोनल दिया है साइड निकालनी है तो √2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि साइड छोटी होती है। तो ये तो इसका हाफ पोर्शन है। यदि हम एक की बात करें एक पेयर की तो ये हो जाएगा ओ, इसे ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी। जैसे ओ ए को निकालें तो ये आ जाएगा,
ये इसका हाफ है, यानी 10√2 का हाफ, तो ये 5√2 आ जाएगा, यानी कि ये 5√2 है, और स्क्वायर में सभी इक्वल होंगे, मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सब के सब 5√2 होंगे। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर होता है ना इसके फॉर्मूले में, तो ये 5√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो E1 हो गया, लेकिन अब E2 को निकालें, E2 को निकाल के देखिए। तो E2 के लिए ये काम में मान लीजिए इसको E2 मान लिया आपने, ये E2 है, तो इसमें भी 1/4πε0। अच्छा, सरकमस्टेंसेज और टर्म एक जैसे है, जैसे यहाँ पर Q था तो यहाँ पर भी Q है, और ये मैंने आपको बताई दी है सब इक्वल है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 = E2 आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप E1 और E2 निकालेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी इन दो का डिसीजन हो गया। सिमिलरली जब आप इनको निकालेंगे ना तो आप देखेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, यानी कि ई नेट जब निकालेंगे आप तो E1, E2, E3 और E4, यानी ये भी इसी तरह से होंगे, एक इधर तो एक इधर, है ना, इस तरह से। तो ये सब, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को, तो आंसर 0 आ जाएगा ई नेट का। तो देखिए ये तो हमने इसमें सॉल्व किया है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट रूल है सिमेट्री का, लॉ ऑफ सिमेट्री, और वो क्या है कि यदि कोई आपके पास फिगर है और उस फिगर का शेप और साइज इस तरह का है कि उसमें सिमेट्री बन रही है। अब प्रश्न ये आता है कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे आपने मुझे देखा, तो यदि आपने अच्छी तरह देखा हुआ है तो कभी मैं मार्केट में आपको दिखाई दे जाऊं और डायरेक्ट आप नहीं देख रहे हैं सामने से फेस टू फेस, जिससे मेरा पूरा फेस दिखाई दे, लेकिन यदि आप साइड पोज भी ऐसे दिखाई देगा तो भी आप पहचान लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही फेस देखें। तो इसका रीजन क्या है, इस रीजन को कहते हैं सिमेट्री, क्योंकि ये जो फेस है उसको यदि ऐसे इसके बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो आधा पोर्शन इधर और आधा ये, तो इनमें डिफरेंसेस तो होंगे लेकिन वो नेग्लेजेबल होते हैं, वो एक जैसे पार्ट आपको दिखाई देंगे, इसीलिए आप साइड पोज से भी किसी परिचित को पहचान लेते हैं। तो यही जस्ट जो है इसमें भी अप्लाई होता है। जैसे स्क्वायर है, इसके मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, तो देखिए ये वाला पोर्शन ये एक जैसे है, आप इधर से कर दीजिए ऐसे तब भी एक जैसे आएंगे, और ऐसे इन्होंने कर दिया है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी देयर आर 4 पोर्शंस हैं, वो सब एक जैसे नजर आ रहे हैं, और सारी वैल्यूज भी एक जैसी हैं, क्यू क्यू क्यू, और साइड भी। तो इस तरह से ये जो रेगुलर पॉलीगन बना 4 साइड्स का, तो सिमेट्री की वजह से इसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ये रूल हो गया। रूल से मतलब ये ट्राइंगल में भी अप्लाई होगा, और पेंटागन में भी, हेक्सागन में भी, सब जगह अप्लाई होगा। जैसे कि ये सब आप नहीं करते, डायरेक्ट भी लिख देते ना, ये लिख देते कि फॉर द लॉ ऑफ सिमेट्री वी नो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो भी सही माना जाता है। आप समझ रहे हो ना, ये शॉर्टकट है इसका। चलो एक और क्वेश्चन इस पर बेस ले लेते हैं, उससे आप थोड़ा और समझ पाए। मेरा कहने का मतलब ये मैंने सॉल्व करके इसलिए बताया था जिससे आगे यदि हम कहें तो आप तुरंत समझ जाएं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये ट्राइंगल बना लीजिए, इसमें भी वही है, क्यू क्यू ABC मान लीजिए, इसकी साइड यानी ये इक्विलेटरल है, जैसे ए इस तरह से, और इसका सेंट्रॉइड ये O है, और इस पर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें भी सिमेट्री बन रही है। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, इस तरह से ना, ये तीनों पोर्शन एक जैसे रेगुलर, ये ट्राइंगल है रेगुलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 0 आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं, वो लाइन लिख देना, लॉ ऑफ सिमेट्री वाला,
तो सेंटर पर 0 हो जाएगा ई। और आगे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जगह अब ये 3 साइड का, हाँ एक कंसेप्ट मैं यहाँ बता दूं, जैसे किसी बच्चे, पहले जब हम इसको क्लास वगैरह में करा रहे तो किसी स्टूडेंट ने कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लिया और वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग था। उसने बनाया कि सर जो 0 होता है इसमें यह है कि जैसे वो कराया था ना अभी स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले में क्या था, इस तरह से ये वाला इसको कैंसिल आउट करता है और ये वाला इसको, तो उसने सोचा कि पेयर बनते हैं, पेयर का मतलब एटलीस्ट 2, तो उसने इवन नंबर ले लिया 2, 4, 6। तो उसने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लिया कि इवन नंबर साइड वाले हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर रेक्टेंगल आगे चलो तो जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन में 6, उसका मतलब ये था कि पेयर में क्या होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऑड नंबर में ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। जैसे ट्राइंगल है तो उसका मानना यह था कि 2 पोर्शन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो अकेला बचेगा, इसे कैंसिल करने वाला कौन सा है। तो ऐसे करके उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑड के लिए अप्लाई नहीं होता, इवन के लिए होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप क्लियर कर लीजिए, ये सभी रेगुलर पॉलीगन्स के लिए है जिनमें सिमेट्री है, चाहे वो पेंटागन हो चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में 3 साइड है, लेकिन इसमें भी 0 होगा सिमेट्री की वजह से। और उसका रीजन ये है कि ये हम पेयर सोचते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं है। मान लीजिए जैसे ये दोनों हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है तो इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा, वो रिजल्टेंट इस तरह से आएगा यूं, ये रिजल्टेंट हो गया और ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो कहने का मतलब दो ने मिलकर के एक रिजल्टेंट बनाया और वो रिजल्टेंट इसके साथ पेयर बना के ऊपर वाले के साथ तब कैंसिल आउट हुआ। तो सब कैंसिल आउट हो गए भाई, इनकी जगह तो ये अकेला रह गया, ये हटी गए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि रिजल्टेंट आ गया ये, और इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो आपने देखना 3 साइड में भी इस तरह से हो जाता है, तो ऐसे पेंटागन में भी हो जाएगा। चलिए पेंटागन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है एग्जाम वगैरह में। पेंटागन ले लीजिए, रेगुलर पेंटागन है, मान लीजिए ये, वन टू थ्री फोर फाइव है ना, ABCD, और इसमें भी वही क्यू चार्ज है सभी पर, प्लस क्यू है ना। और इनका जो सेंटर है ये, इस सेंटर पर आपको पता करना है कि भाई क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर। तो देखिए जो रूल है सिमेट्री का उसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है शायद, 5 या 6 जो भी हो। लॉ ऑफ सिमेट्री ड्यू टू लॉ ऑफ सिमेट्री E इज इक्वल टू 0। लाइन तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं इसे। तो अब इसमें 5 साइड है, लेकिन इसके बाद भी सिमेट्री का जो लॉ है उस पर अप्लाई होगा। अच्छा इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे जब इस तरह से हो तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो इसमें इनमें हल्का फुल्का ट्विस्ट भी करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज इन्होंने गायब कर दिया, इन्होंने कह दिया कि भाई ये वाला चार्ज नहीं है, इस पॉइंट वाला, तब फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई, एक चार्ज है ही नहीं, ये रेगुलर पेंटागन है, तो देखिए आपको ये पता है कि इस वाले रूल से इलेक्ट्रिक फील्ड ABCDE, ये वाला तो आपको पता है, ये तो 0 होता है। लेकिन अब ये पूरा नहीं है, इसमें जो है ये वाला जो है लास्ट वाला या बी वाला कोई एक गड़बड़ कर रहा है, मान लीजिए, है ना, ये यहाँ की बजाय इसको मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना।
तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ऐसे सपोज कर लेते हैं कि सपोज यहां पर Q है, तो यदि Q होता तब तो ये क्लियर था, लेकिन इस पर नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, 4 है हमारे पास, तो 4 ही थे ना D तक, और एक 5 में हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई माने एक जैसे हो गए वैसे तो ये, इसको आप कुछ और मान लीजिए, P मान लीजिए, ये ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये कंप्लीट होता तब तो 0 होता, यदि इसके साथ ही होता तब तो 0 होता ना। लेकिन क्या है, ये तो सपोज है। तो सपोज का मतलब क्या है कि यदि हम इसको पूरा लिख रहे हैं, हमने तो सपोज करके पूरा लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये 0 कब आएगा, मान लीजिए ये है तो 0 तब आएगा जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो और अपोजिट हो। इसको बाई चांस फाइंड आउट करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये R है मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू देखिए 1/4πε0, और ये Q सपोज किया हुआ है, और R ले लीजिए R²। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दिया है ये भी इसके इक्वल आया हुआ है या अपोजिट होगा। यानी कि या इसको मान लो जैसे ये अपोजिट है और ये इतना होना चाहिए। इस सभी का जो कंक्लूजन है चारों का, वो ये होना चाहिए और इसका माइनस होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट होकर के इस तरह से आ जाते। इसको हम यहाँ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ले रहे हैं, तो वैसे क्या है एक बार फिर समझ लीजिए, टोटल क्या है वो 0 होना चाहिए। तो 4 का दिया है, एक हमने मान लिया ऐड किया तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू ये होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको उधर ले जाओगे E, A, B, C, D, तो ये माइनस का आ जाएगा 1/4πε0 Q/R²। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 0 तो होगा नहीं आंसर, एक्स्ट्रा रहा ना, ये छूट गया, तो वो इसका आंसर है, जस्ट अपोजिट, है ना। और इसको आप चाहें तो समझने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस क्यों रखा है, तो ऐसे कैसे रख सकते हैं, मैथ्स का तो रूल होता है उसको बैलेंस भी करना पड़ता है, प्लस कराए तो माइनस भी। तो फिर आप ऐसे ही मान लीजिए कि ये प्लस है तो आपने एक और चार्ज रख लिया माइनस क्यू, है ना, तब भी यही आंसर आएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये इसको थोड़ा भूल जाइए, तो इसको देखिए तो ये तो रेगुलर हो गया, इसका आंसर क्या है 0 आया, और एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये हुआ, तो यही आंसर आया। देखो क्यू की वैल्यू आई और माइनस आया, और माइनस का मतलब ये नेचर से है, उसका डायरेक्शन से है। जैसे कि अभी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो ये दूर की तरफ जाएगी इस तरह, इसमें उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। तो एक बार फिर समझ लीजिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि इस पर दो चार्ज मान लें माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन वही लौट के आ जाएगा जो दिया है, वो यही दिया था, देयर आर 4 चार्जेज Q each on the placed on the corner or vertices of a regular pentagon, तो वो ये दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये मिस है, तो मिस का मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो माइनस और प्लस मानेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से मान सकते हैं। फिर एक बार तो हमें ये माइनस क्यू को छोड़ के ये ले लीजिए, तो रेगुलर पेंटागन हो गया, एक जैसी कंडीशन होगी, सिमेट्री भी अप्लाई होगी, इनका आंसर तो 0 आएगा। लेकिन टोटल में ये भी है, तो इसकी वैल्यू क्या है वो हमने निकाली ली, और ये माइनस का मतलब डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस थे। अच्छा ये भी हो सकता है इसमें थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, दो चार्ज मान लीजिए गायब कर दें, तो दो चार्ज गायब करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये और ये दो हो गए, तो रिजल्टेंट इसका निकालना पड़ेगा, मतलब अकेला नहीं आएगा, दो आएंगे, दोनों का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट में वही रूल अप्लाई होगा जो 11th में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं E1 E2, तो पैरेललोग्राम लॉ से ये इसका रिजल्टेंट होता है डायगोनल,
और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर और 2E1 E2 cos थीटा, ये ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। एक कोई स्क्वायर है, इस पर चार्ज वही पहले की तरह Q है, इसका साइड है A और इन्होंने कहा इस कॉर्नर पर, ये ABCD है, इस कॉर्नर पर आप इंटेंसिटी पता करिए, नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसमें देखिए, इस पर इसकी वजह से होगी, इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी, और ड्यू टू ये तीन इंटेंसिटी होंगी, E1 E2 और E3। यदि आपको नेट निकालना है E, तो ये इन तीनों को निकालना। जैसे E1 मान लो, ये मान लिया आपने, तो इससे दूर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम, तो ये E1 हो गया। इससे इससे भी दूर की तरफ ये भी पॉजिटिव है, तो ये E2 हो गया, ठीक है ना। तो पहले इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, वो ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। और तीसरा चार्ज ये है, तो इससे भी अवे फ्रॉम होगा। मान लीजिए रिजल्टेंट आप न लिखें अभी, तो इसमें ये इस तरह से ये भी अवे फ्रॉम है ना, दूर की तरफ, आउटवर्ड, तो ये E3 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको फाइंड आउट करेंगे तो पहले E1 E2 को निकाल लीजिए। E ऐसे है, E1 और E2 दोनों के बीच में 90 का एंगल बनना है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। और वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। cos थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हट जाएगा, ये अंडर रूट में होते हैं सभी, तो ये आ जाएगा ER मान लीजिए, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो इनका रिजल्टेंट आ गया, मान लीजिए ये ER है। और तीसरा वाला इसमें ऐड हो जाएगा E3, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। तो टोटल मान लीजिए जैसे ई नेट का मतलब हो गया ER, तो ये आ जाएगा, ये दो का रिजल्टेंट, और तीसरा E3 आ जाएगा। तो इनको निकालेंगे कैसे, इनकी वैल्यू निकालनी है E1 E2 E3 की। तो देखिए E1 को निकालना, मान लीजिए ये E1 है, तो फॉर्मूला यही होता है 1/4πε0, और चार्ज Q, सब पर चार्ज Q है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। और डायरेक्शन डिस्टेंस है R स्क्वायर, तो R कितना है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से E2 निकालेंगे, तो 1/4πε0, और Q जब सभी जगह Q है तो Q रहेगा, और ये डिस्टेंस चूंकि स्क्वायर है तो ये इतना ही रहेगा। ये E1 E2 आ गए। E3 को निकालना है, तो एक चीज चेंज होगी, ये तो कांस्टेंट इतना ही रहेगा, ठीक है ना, चार्ज भी उतना ही रहेगा, केवल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनमें डिस्टेंस ये साइड थी तो ये इक्वल थी, स्क्वायर है इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये डायगोनल हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्क्वायर में डायगोनल बड़ा होता है, साइड छोटी होती है, तो डायगोनल और साइड में √2 का रिलेशन होता है, तो डायगोनल हो जाएगा A√2। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये डिस्टेंस तो यही लिया जाएगा ना, A√2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अब करके ही बताना है तो चलो कर लेते हैं। इस तरह से होगा ये ER है, ER का मतलब तो ये हो गया, यानी कि एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए E नेट, तो एक तो आएगा ER आएगा, ER का मतलब है यहाँ पर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है, और ये E3 है, तो अंडर रूट में लीजिए इनको, ये दोनों एक जैसे है ना, 1/, तो ये डबल हो जाएंगे स्क्वायर कर,
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू एक जैसी है ना और इनका होल स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगी, प्लस ये तो इसकी वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू ये दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर आएगा ना, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर और 2 का हो गया √2 और प्लस ये क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। इसको सॉल्व करना है तो इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं आप, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों में है, ए स्क्वायर भी दोनों में है, ये √2, हाँ चलिए तो इसमें ऐसे आ जाएगा √2 क्योंकि ये सब हट जाएंगे और यहां पर रह जाएगा 1/2, लगभग इतना ही होना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लें, वही जो है आंसर हो जाएगा ना। कैलकुलेशन में वैसे तो सही की है, कहीं कोई करेक्शन हो तो वैसे होगा नहीं, लगभग ठीक ही है। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ये इनेट मतलब हमारा जो मेन एम था वो मेथड कराना है। कैलकुलेशन के लिए जो हमारे न्यूमेरिकल्स का जो स्पेशल वीडियो होगा JEE एडवांस वगैरह का, उसमें हम फुल कैलकुलेशन भी कराते हैं ना। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए।